बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मार्च सुबह 7:30 बजे का वक्त और जंग का 23वां दिन। गुज़श्ता 12 घंटे की अपडेट्स और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके साथ हाजिर हूं। ईरान ने रात इसराइल पर इन 23 दिनों का सबसे भयानक, सबसे खौफनाक हमला किया। वैसे तो तल अबीब को उड़ा के रख दिया है, हैफा को उड़ा के रख दिया है, लेकिन ये जो हमला रात ईरान ने किया है इसने इसराइल की कमर तोड़ दी, आप यूं कह सकते हैं, चीखने के बाद। ये हमला हुआ है दो इलाकों में इसराइल के। एक है अरद शहर। अरद पर तकरीबन 20 इमारतों को तबाह करने की इत्तला आई और 100 के करीब लोग जख्मी हैं। 6 हलाकतें हुई हैं इसराइल की। ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूं, ये एनादुलू एजेंसी, जो कि टर्किश न्यूज एजेंसी है, ये उसका डेटा है और इससे कमो बेश मिलता जुलता 2-4 लोग कब ज्यादा करके इसराइल भी तस्लीम कर रहा है और तमाम आलमी मीडिया। इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो इंटरनेशनल मीडिया की है, आप सिर्फ जाके गूगल पे सर्च करें, लिखें दिमोना, लिखें अरद, लिखें इसराइल। इस वक्त तमाम इंटरनेशनल मीडिया, उनकी सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने दिमोना पर हमला कर दिया, अरद पर हमला कर दिया। अरद एक शहर है और दिमोना एक इसराइल की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी टाउन है। यानी एक कस्बा है, कोई बड़ा शहर नहीं है, लेकिन एक कस्बा है जहां पे इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी है और ये एक हाईली गार्डेड एरिया है, हाईली गार्डेड। ये हमला ईरान ने किया है उस हमले के जवाब में जो इसराइल और अमेरिका ने किया है नेतन्स पर। देखिए, ईरान के अंदर इस्फहान और नेतन्स, ये 2 अहम इलाके हैं जहां ईरान की न्यूक्लियर साइट्स है। यहां मुसलसल हमला किया जा रहा है इसराइल और अमेरिका की तरफ से। तो ये जो आखिरी हमला उन्होंने किया, उसके जवाब में फिर ईरान ने रात इनकी साइट्स पर हमला किया है और 40 के करीब लोग जख्मी हैं दिमोना में। ये वो डेटा है जो खुद इसराइल तस्लीम कर रहा है और इंटरनेशनल मीडिया भी तस्लीम कर रहा है। इससे बढ़कर जो ईरान ने काम किया है, जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आप समझें कि खौफ पैदा हो चुका है, वो है ईरान का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, जिसको कहते हैं बैनुल बर्रे आजमी मिसाइल। यानी एक कॉन्टिनेंट से आप मिसाइल चलाएं, दूसरा कॉन्टिनेंट, फिर उससे अगला तीसरा कॉन्टिनेंट। तो ईरान ने जो अब मिसाइल चलाया है, 2 उसने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चलाए हैं, 2। एक उसने चलाया है इन 3 जो कॉन्टिनेंट्स है, 3 बर्रे आजम है, इनमें कौन कौन से इलाके आ रहे हैं जनाब? इनमें एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये 3 बर्रे आजम इस वक्त इसराइल समेत, 3, इसराइल तो एशिया में आता है, 3 बर्रे आजम ईरान के मिसाइल्स के हदफ के ऊपर आ चुके हैं। ये जो 2 मिसाइल ईरान ने चलाए हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये उसने चागोस जजीरे, उनमें से एक ये जजीरों के कुछ जजायर का मजमुआ है, उसे कहते हैं चागोस आइलैंड्स। उनमें एक जजीरा है जिसे कहते हैं डियागो गार्शिया। ये जो चागोस आइलैंड्स हैं, इनके ऊपर बर्तानिया और मॉरिशस का तनाज़ा है। 1814 में बर्तानिया ने मॉरिशस को कॉलोनी बनाया, जैसे बरज़ीर को अपनी कॉलोनी बनाया। तो ये जो चागोस जज़ायर हैं, ये मिल्कियत बन गए, कब्जे में चले गए बर्तानिया के। 1965 में फिर बर्तानिया ने चागोस जज़ायर को अपनी ओवरसीज टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। ये बहुत खूबसूरत जज़ायर है, बहुत खूबसूरत, सफेद व्हाइट सैंड, सब्जा नीला पानी समुद्र का, क्या खूबसूरत जज़ायर है। ये जो डियागो गार्शिया है, ये इस जजीरे पर कोई नहीं जा सकता, ये टूरिज्म के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे खुफिया अड्डे हैं, बेसिस हैं बर्तानिया और अमेरिका की ज्वाइंट, मेजरली बर्तानिया, लेकिन अमेरिका को वो फैसिलिटेट करता है। ये तनाज़ा जब चल रहा था, तो यानी जब बर्तानिया ने मॉरिशस के साथ सेटलमेंट की, तो 3 मिलियन पाउंड उस जमाने में,
यानी 30 लाख पाउंड 1960 की दहाई में बरतानिया ने मॉरिशस को पे किए। इसके बावजूद, और उस जमाने में ये जो चागोस जजायर थे, इनको बरतानिया मैनेज करता था मॉरिशस से बैठ के। इसके बावजूद ये तनाजा जो है वो बदस्तूर मौजूद है, और ये अभी भी कभी ना कभी बहस चलती रहती है कि बरतानिया को ये जजायर वापस कर देने चाहिए मॉरिशस को। बहरहाल मैं अब उससे हटके अब आता हूं इस इशू की तरफ। तो ये जो बेस है वहां, जिस बेस को बरतानिया ने अमेरिका को दिया इस्तेमाल करने के लिए, इराकी वजीर खारजा अब्बास इराकी ने बरतानवी वजीर खारजा को फोन किया और उनसे कहा कि अगर आप बराह रास्त जंग में आएंगे तो फिर आपकी और हमारी जंग है बराह रास्त। अगर आपने अमेरिका को अड्डे दिए, फैसिलिटेट किया, तो फिर हम उन अड्डों को निशाना बनाएंगे। वो फिर अड्डे आपके हैं या अमेरिका के, हमें से वो हर्ज नहीं। हम उन अड्डों को निशाना बनाएंगे अगर आपने वो अड्डे या कोई फैसिलिटी आपने अमेरिका को फराहम की हमारे खिलाफ। तो बरतानिया इसी वजह से डर गया था। इसीलिए मुसलसल बरतानिया के वजीर आजम की स्टेटमेंट आ रही थी कि हम इस जंग में नहीं जा रहे, हम इस जंग। बरतानिया जानता है, भले हम सुपर पावर हैं, हम एक बहुत बड़ी सुपर पावर तो उस तरह नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बड़ी पावर है दुनिया की, मुआशी एतबार से भी और फौजी एतबार से भी। लेकिन वो जानता है कि इस वक्त अमेरिकी नेवी दुनिया की सुपर पावर नेवी, मोस्ट एडवांस नेवी, ना चीन उस तक पहुंच सकता है ना रूस उस तक पहुंच सकता है। दुनिया की मोस्ट एडवांस नेवी वो जुर्रत नहीं कर रही आपने हुर्मुज़ में घुसने की, जुर्रत नहीं कर रही। वो उधर दूर किनारे पे बैठ के वहां से बढ़ के मार रहा है, खोल दो, और इधर आओ, इसको खुलवाते हैं, आओ यार मेरे साथ मदद करो, आओ आपने हुर्मुज़ खुलवाते हैं। खुश नहीं रहा अमेरिका। दुनिया की मोस्ट एडवांस नेवी इस वक्त दूर खड़ी है, सैकड़ों नॉटिकल माइल्स दूर, और वहां से वो तमाशा देख रही है, और आमना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर ईरान की दस्तरस से कंट्रोल। ये जानता है बरतानिया कि भाई जब वो नहीं कर पा रहे हैं और उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को इन्होंने हिट किया है ईरान ने, और उसको नाकारा करके वो वापस उनको ले जाना पड़ गया है, तो अगर हम इस जंग में आ गए, हम तो अमेरिका का 10वां हिस्सा भी नहीं दिफाई कुव्वत करनी। अगर अमेरिका नहीं लड़ पा रहा है ईरान से, तो हमारी तो अगर हम पे उसने मिसाइल मारना शुरू कर दिए, हम कहां जाएंगे। और बरतानवी कौम जो है ना, वो देखिए बरतानिया इज ट्रूली इन लिटरल सेंस एंड स्पिरिचुअल, हर तरह से इट्स अ ट्रूली डेमोक्रेसी। वहां की कौम अगर खड़ी हो जाती है ना, तो बरतानिया की हुकूमत तो क्यों फारे, वो नहीं वहां रुक सकते। वहां के हुक्मरान, उनके अगर वहां कौम खड़ी होगी फारेंगे, कियर स्टेमर को रिजाइन देना पड़ेगा। बरतानिया में इतना तप्पड़ नहीं है कि वो ईरान का सामना कर सके, ये याद रखिएगा। तो ये जो मिसाइल, ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इनकी रेंज बनी है तकरीबन, यानी जो ये डियागो गार्शिया है, ये ईरान से 3500 से 3800 किलोमीटर के फासले पर है। तकरीबन 3500 से 3800 किलोमीटर, यानी 3500 किलोमीटर से ज्यादा। इस्राइल के डिफेंस फोर्सेस ने यूरोप को उकसाना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं कि भाई इस वक्त 12 मुल्कों पर ईरान हमले कर रहा है, 12 मुल्कों पे। अगर तुम लोग गैरत नहीं खाते, तुम लोग अगर नहीं जागते, ईरान के खिलाफ खड़े नहीं होते, तो ये देख लो, ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चला के 3800 किलोमीटर पर डियागो गार्शिया की बेस को निशाना बना दिया। तो अब निशाना बनाने का भी ना अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा कि मिसाइल्स हिट हुए हैं, या क्योंकि अमेरिका और बरतानिया तो कह रहे हैं हिट नहीं। अच्छा, अब वहां से तो ईरान कोई अपडेट हासिल कर नहीं सकता, वो तो बिल्कुल नो मैन आइलैंड है, वहां तो कोई जा नहीं सकता। वहां तो जो बताएगा बरतानिया वही हमें मानना पड़ेगा। वहां तो कोई इंटेलिजेंस नहीं मिल सकती आपको ईरान की तरफ से। तो ईरान के मिसाइल्स का नुकसान कितना हुआ नहीं हुआ ये हम नहीं बता सकते, लेकिन ईरान ने इनकी चीखें निकलवा दी सब। अब इसराइल कह रहा है यूरोप को कि भाई तुम्हारा पेरिस निशाने पर आ चुका है, ईरान के बर्लिन निशाने पर आ चुका है, लंदन निशाने पर आ चुका है, 4000 किलोमीटर रेंज तक ईरान पहुंच चुका है। और अगर तुम लोग ना जागे, ईरान तुम सबको डुबो देगा। अब ये क्या कर रहा है, इसराइल इन सबको भड़का रहा है, उकसा रहा है कि तुम भी इस जंग में कूदो। वो कह रहे हैं नहीं भाई, हम हाथ जोड़ते यार, ये तुम्हारी जगह, हम नहीं आते। वो कह रहे हैं हमें साइड पर रहने दो, हमारी मॉरल सपोर्ट तुम्हारे साथ होगी, हम इस जंग में। और अमेरिका जो है वो नेटो को भी ताने मार रहा है, वो बाकी इत्तेहादियों को भी ताने मार रहा है कि हराम खोरो, मैंने तुम्हें खिला के तुम्हें
पाला पोसा है, मोटा किया है, तुम्हें पैसा खिलाया है, और जब मेरे पर मुश्किल वक्त आई तुम भाग गए। ये जो मिसाइल डिमोना पे ईरान ने फायर की है और अरद पे, ये जो ईरान की एयर स्पेस के हेड है, एयर स्पेस फोर्स के जो हेड है, उनका नाम है सैयद मजीद मूसवी। सैयद मजीद मूसवी। इन हमलों के बाद ईरानी कौम सड़कों पर आती है और वो सैयद मजीद मूसवी के लिए नारे लगाती है कि हिट डिमोना अगेन, फिर मारो डिमोना को, फिर मारो सैयद मजीद मूसवी। ये सुनो। और ये आप देख रहे हैं तजरीश चौक तेहरान का, जहां रात एक बार फिर दुनिया ईद, मुसलमान ईद मना रहे हैं, मुसलमान ईद मना रहे हैं, और ईरानी वो अपनी फतह को, अपनी मुजाहमत को, अपनी मुकावमत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आग लगी है बस्ती में, राजू अपनी बस्ती में, मुस्लिम दुनिया वो अपनी बस्ती में, उन्हें कोई गर्ज नहीं है कि क्या हो रहा है इसमें। मुस्लिम दुनिया से मुराद, मुस्लिम दुनिया से मुराद मुस्लिम हुक्मरान है। मुस्लिम दुनिया तो ईरान के साथ है, बल्कि नॉन मुस्लिम वर्ल्ड भी ईरान के साथ खड़ा हो गया है, नॉन मुस्लिम वर्ल्ड। तो ये तजरीश चौक पे जो रात ईरानी निकले और इन्होंने यहां अपने, अच्छा ये बाहर निकलना जो होता है ना इनका, इसके कुछ मकासद होते हैं। पहला, अमेरिका इसराइल को ये मैसेज देना कि हम एक हैं, तुम हमें तकसीम करके हमारी रियासत के खिलाफ खड़े करना चाहते थे, हम एक हैं। दूसरा, अपनी फौज को और अपनी रियासत को यह मैसेज देना कि इस बात की फिक्र ना करना कि तुम्हारे लोग शहीद हो रहे हैं। ईरान, इसराइल और अमेरिका को जवाब देता रहे, हम हाजिर हैं, हमारा खून हाजिर है, हमारे जवान हाजिर हैं। अपनी हुकूमत और अपनी रेजिस्टेंस फोर्सेस को यह कॉन्फिडेंस देना कि यह मत समझना कि तुम्हारे फौजी मारे जा रहे हैं तो कहीं तुम समझो कि अब हम कैसे लड़ेंगे, हम हैं। ये मैं अब जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये है इंडिया से। ये इंडिया के एक जनरल बोर हैं, रिटायर्ड जनरल, वो डिफाइन कर रहे हैं कि ईरान क्या है और ईरानी कौम क्या है। याद रखिएगा कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे बड़ी खबर या सबसे दिलचस्पी की खबर वो ईरान है और ईरान की जंग है, इसी तरह से इंडिया के अंदर भी सबसे बड़ा मौजूद इस वक्त उनके मीडिया पे, सोशल मीडिया पे यही है। और वहां की आवाम की भी एक बड़ी तादाद वो अमेरिका और इसराइल के साथ नहीं है, बल्कि वो ईरान की मुजाहमत के साथ नहीं है। तो जनरल बोर्ड ने जिस तरह डिफाइन किया है ईरान और ईरानी कौम को, मेरा ख्याल है शायद मुझसे भी बेहतर, मैं अगर ये कहूं कि मुझसे भी बेहतर अगर डिफाइन को कर सका है तो इन्होंने डिफाइन किया है। ये सुनो। मैंने खुद, अब जितना मैं ईरान के बारे में पढ़ रहा हूं, मुझे लग रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं था। ईरान की फुटबॉल टीम एशिया में नंबर 2 है, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किए जापान के बाद। ईरान की लड़कियां स्पोर्ट्स में पिछली बार एशियन गेम्स में कबड्डी में उनकी महिलाओं ने, पुरुष ने, दोनों ने हमें हराया। आप सोच लो ईरान की, अब मुझे समझ में आ रहा ईरान है क्या। ईरान एक, हम उसको ना दूसरे नजरिए से देखते रहे। मुझे अभी हैरानी की मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि ईरान की लिटरेसी रेट शायद दुनिया की सबसे अच्छी लिटरेसी रेट है। उसकी मजलिस के अंदर मैक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी है। और साइंटिफिक टेम्पर जो ईरान में है वो शायद हमारे एशियन सब कॉन्टिनेंट में किसी देश में है नहीं। तो ईरान को जो लोग सोच रहे थे मौलवियों का देश है, क्लर्जी का देश है, यहाँ तो बड़ी औरतों पे यातनाएं हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आईक्यू में ये वर्ल्ड के नंबर 4 पोजीशन पे आता है ईरान। तो ये मिसाइलें बना रहे हैं, ये ड्रोन बना रहे हैं। इस लड़ाई की उनके पास तैयारी थी कि जब ऐसा कहर बरपेगा तो लड़ेंगे। जून में नहीं किया इन्होंने, 2025 में अब किया।
और अब जो है जिस तरीके से अनप्रेडिक्टेबल, अनकन्वेंशनल और जिस तरीके से इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, जिस तरीके से डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड को इन्होंने यूज किया है, जिस दिलेरी से और जिस शहादत के साथ ये लोग खड़े हुए हैं, अब जो कि अब पता लग रहा है कौम क्या चीज होती है, देश क्या चीज होती है, सरजमी क्या चीज होती है। वर्ल्ड की बिगेस्ट नेवी डर रही है हॉर्मुज में घुसने के लिए। अरे सबसे पावरफुल नेवी है यूएस नेवी, ये तो किसी भी जगह पे कहीं भी घुस सकते हैं, बट दे आर स्केयर्ड टू एंटर दिस बॉटलनेक बिकॉज ये जो किलिंग ग्राउंड बन जाएगा। किलिंग ग्राउंड में अगर आप आ गए तो फिर बचना बहुत मुश्किल है, चाहे वो आइलैंड हो चाहे ये हो। तो अब मेरे को जो लगता है खाड़ी देशों की जो है उनकी अपनी जनता उनसे कैसे बिहेव करेगी। मोनार्की है, एक भी डेमोक्रेसी नहीं। हाँ, चुनाव तो होना नहीं है। ईरान फिर भी डेमोक्रेसी है। अब हम समझते ही नहीं ईरान की डेमोक्रेसी को, उसको भी हम सोचते हैं उनका एक अपना सिस्टम, हर देश का सिस्टम, अमेरिका का अपना है, हमारा अपना है। किसी हम कौन होते हैं किसी के सिस्टम को जज करने के लिए वो ठीक नहीं है, हमारा सिस्टम ठीक है। तो ये थोप नहीं सकते आप आइडियोलॉजी और गवर्नेंस का सिस्टम। ईरान फिर भी एक डेमोक्रेसी है, लेकिन मोनार्की जो सोच रही है लड़ाई में उतरने के लिए, वो कोई भी डेमोक्रेसी नहीं। और उनकी जनता कैसे इनकी तो पोजीशन वैसे ही खतरे में रहती है मोनार्कीज की। तो इनको इनकी जनता और आम जो है एक किस प्रकार से ये एक व्हाइट अमेरिका या इजराइल के कहने पे जो है ईरान के ऊपर हमला बोल सकते हैं, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है।